नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल में आपके लिए अध्ययन से जुड़ी हुई वीडियो लेकर के आते हैं। तो आइए आज हिंदी विषय में आपके एक महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे, जिसको रस कहा गया है। रस क्या है? रस एक ऐसा भाव है जिसको सुनते ही हमारे मन में एक आनंद प्रवाहित होने लगता है। और रस के विषय में हमारे विद्वानों ने अनेक प्रकार से अनेक उक्तियां कही हैं। भरत मुनि ने ये कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य क्या है? जो रस से पूर्ण वाक्य है वही काव्य है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। और भी विद्वान लोग कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। साहित्यिक रस या साहित्य से विहीन जो नर होते हैं, पुरुष होते हैं, वो ऐसे पशु के समान होते हैं जो ना सींग और ना ही पूंछ जिनकी होती है। मित्रों, रस की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे आचार्य भरत मुनि जी ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उसके बाद रस की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने कहा विभावानुभाव व्यभिचारिणी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात रस की उत्पत्ति, रस की निष्पत्ति जब स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के साथ संयोग होता है। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के साथ होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आती है बात रस के अंग। रस के अंग, प्रिय छात्रों, रस के 4 अंग, प्रमुख अंग बताए गए हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 स्थायी भाव विभाव, नंबर 3 अनुभाव। अनुभाव तथा चौथा इसका भाव है व्यभिचारी या संचारी भाव। व्यभिचारी या संचारी भाव। तो आइए अब हम पहला जो इसका अंग है उसकी चर्चा करते हैं, स्थायी भाव। स्थायी भाव वे मुख्य भाव हैं जिनके साथ दूसरे जो भाव होते हैं वो चलते हैं। अगर हम इसको एक साधारण से उदाहरण के रूप में समझें तो स्थायी भाव एक बड़ा भाई है जिसकी उंगली पकड़कर अन्य छोटे भाई बहन साथ साथ चलते हैं। तो पुनः इसकी परिभाषा देखें, स्थायी भाव वे भाव हैं, वे मुख्य भाव हैं जिनके साथ अन्य भाव चलते हैं। स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भावों की सहायता से, स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भावों की सहायता से रस की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, रस की उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्थायी भाव इन सभी रसों को, इन सभी रस के अंगों को साथ मिलाकर विभाव अनुभाव संचारी भावों को साथ मिलाकर रस की उत्पत्ति करता है। प्रिय बच्चों, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो 10 रस बताए गए हैं और प्रत्येक रस का ही एक अपना महत्व है। और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ये भाग जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे अगर हम रसों की बात करें तो पहला आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार आप जानते हैं, जहाँ पर नायक नायिका से संबंधित बातें होती हैं, गीत गज़ल कविताएं, बहुत कुछ श्रृंगार में लिखा जाता है। तो श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार का रति होता है। शांत रस, शांत का निर्वेद होता है स्थायी भाव। उसके बाद करुण रस,
करुण रस, उसका जो स्थायी भाव होता है वो करुण या शोक होता है। उसके बाद हास्य रस, उसका स्थायी भाव हास होता है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जोश होता है। उसके बाद रौद्र रस, रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव होता है। इसके बाद भयानक का भय स्थायी भाव होता है। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा ये स्थायी भाव होता है। उसके बाद अद्भुत, अद्भुत रस जो होता है उसका विस्मय ये स्थायी भाव होता है। वात्सल्य, वात्सल्य का स्नेह स्थायी भाव होता है। प्रिय छात्रों, आगे हम इन सभी जो रस के 4 अंग हैं स्थायी भाव के बाद दूसरे विभाव की तरफ चलते हैं। चलिए रस के अगले अंग विभाव की बात करते हैं। रस का अंग पहला स्थायी भाव, उसके बाद विभाव। प्रिय छात्रों, विभाव रस का एक प्रमुख अंग है जिसके भी 2 भाग होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? आलंबन, आलंबन का अर्थ क्या है? आलंबन का अर्थ होता है किसी का सहारा लेना। तो जिसके कारण या जिसे देखकर रस की उत्पत्ति होती है वह आलंबन होता है। जिसके कारण या जिसे देखकर रस की उत्पत्ति होती है वह आलंबन होता है। और उद्दीपन, उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त करना या बढ़ाना। जिस के कारण रस की उत्पत्ति होती है वह आलंबन हुआ, और जो उस रस को उद्दीप्त करता है, बढ़ाता है, वह उद्दीपन हुआ। अब एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे नायक नायिका के सौंदर्य को देखकर या नायक सौंदर्य को देखकर उस पर उसके मन में प्रेम का भाव पैदा होता है। नायक के मन में सौंदर्य या नायिका के सौंदर्य को देखकर प्रेम का भाव पैदा होता है। या दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, श्री राम सीता जी के सौंदर्य को देखकर मोहित होते हैं। तो यहाँ पर श्री राम जी का जो आलंबन है वो सीता जी का सौंदर्य है, और उसके साथ उद्दीपन क्या है? उस समय का वातावरण, उस समय का प्राकृतिक जो वातावरण है, प्रकृति किस तरह से उसमें सहायक हो रही है, घटाएं छाई हुई हैं, हवा चल रही है, फूल खिले हुए हैं, तो ये उद्दीपन विभाव हो जाता है। इसके बाद विभाव का आगे हम चलेंगे, इसमें 2 चीज़ें और आती हैं। आलंबन के भी फिर 2 भाव हो, 2 जो अलग भाग हो जाते हैं, एक आश्रय और एक विषय। जो आलंबन हमारा हुआ इसके भी 2 भाग हो गए, आश्रय नंबर 2 विषय। तो आश्रय क्या है? आश्रय वह जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। यहाँ हमने उदाहरण समझा कि श्री राम या नायक नायिका को देखकर नायक के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। तो वह जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है तो वह आश्रय होता है। और दूसरा विषय, जिसे देख करके, जैसे नायिका को देखकर या सीता जी को देख करके मन में भाव पैदा होते हैं, तो वो विषय हो जाता है। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम रस के तीसरे अंग की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसका नाम होता है अनुभाव। अनुभाव, तो अनुभाव के विषय में हम बात करते हैं। अब अनुभाव क्या होता है? अनुभाव आलंबन के फलस्वरूप आश्रय में रस की उत्पत्ति, रस उत्पन्न होने की जो दशा होती है वो अनुभाव होता है। जब नायक
नायिका को देखता है और नायक के हृदय में जो भावनाएं पैदा होती हैं या जो कायिक, मानसिक, वाचिक, मन, वाणी, में जो परिवर्तन होता है वो अनुभाव कहलाता है। या इसको दूसरे उदाहरण से हम समझें कि जैसे किसी व्यक्ति ने अचानक से जंगल से बाहर निकलता हुआ शेर देखा तो उसके हृदय में अचानक से डर का भाव पैदा हुआ, उसका शरीर कांपने लगा, जवान लड़खड़ाने लगी, तो यहाँ पर ये अनुभाव हो गया। तो इसी प्रकार के और भी अनुभाव हो सकते हैं। जैसे बहुत अधिक कोई ऐसी हास्य कविता हम सुन लेते हैं अक्सर, तो उससे हमें हंसी से हमारे पेट में बल पड़ जाते हैं, हमारा मुख दुखने लग जाता है और हम लोटपोट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर अनुभाव हो जाते हैं। प्रिय बच्चों, इसके बाद हम अगले उस पर चलेंगे, व्यभिचारी भाव पर। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम रस के प्रमुख अंगों की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं स्थायी भाव, विभाव, आलंबन। विभाव के ही दो प्रमुख अंग आलंबन और उद्दीपन। उसके बाद आलंबन के भी दो भेद हमने पढ़े, आश्रय और विषय। उसके बाद अनुभाव, और उसके बाद जो अंतिम इसका रस का अंग कहा जाता है वो व्यभिचारी या संचारी भाव कहलाता है। प्रिय छात्रों, कई बार अक्सर हम देखते हैं कि स्थायी भावों के साथ साथ कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जो थोड़े समय के लिए हमारे हृदय में पैदा होते हैं। तो उनको अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वे पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। जैसे पानी का बुलबुला पैदा होता है और वो समाप्त हो जाता है, उसी तरह से ये व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये एक जगह पर या ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रहते हैं। इनकी संख्या साहित्यकारों ने 33 बताई है, जैसे निर्वेद, शंका, गर्व, चिंता, विषाद आदि। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये रस के प्रमुख चारों अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ज्ञान बिंदु। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।